किसान साथियों, आज स्टूडियो में हमारे बीच हैं उत्तरकाशी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद पाठक। और आज बात करेंगे डॉक्टर साहब की युवाओं के लिए डेयरी उद्योग किस तरह से, इसमें तरह तरह की संभावनाएं उनके लिए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें डेयरी उद्योगों की, आए दिनों हम देखते हैं चाहे शादी ब्याह हो, पार्टी हो, इन सभी चीजों में डेयरी जो भी प्रोडक्ट है इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो युवाओं के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है अगर इसमें वो अपना कैरियर देखें। निश्चित रूप से जो आज का हमारा परिदृश्य है उसमें डेयरी उद्योग में युवाओं के लिए बहुत सी संभावना, जैसे आप देख आमतौर पे या तो हम श्रम उद्यमों का चयन करते या बौद्धिक उद्यमों का, जी, दोनों में ही समान रूप से बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे अगर श्रम की बात करें तो कोई भी अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक या अर्धकुशल श्रमिक, इस तरह के श्रमिकों की श्रम की मांग डेयरी उद्योग में लगातार बनी रहती है। और अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी स्किल सेट के हिसाब से कोई भी युवा और अपनी रुचि के हिसाब से डेयरी उद्योग में अपनी संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डेयरी उद्योग में कैरियर बनाना है तो इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें या ट्रेनिंग की बात करें, ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? जिस तरह से किसी भी कार्मिक की दक्षता बढ़ती है, निश्चित रूप से उस दक्ष कार्मिक की उस उद्योग विशेष में आवश्यकता रहती है। जी। जैसे अगर डेयरी के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, हमारे देश के 64 ऐसे कॉलेज हैं जो डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री देते हैं। अच्छा। इसके अलावा और लगभग सभी ऐसे संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि सह यहाँ पशुपालन के विश्वविद्यालय हैं, वो जो है इसके डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी के अलग अलग कोर्स से संचालित करते हैं। तो जैसे आप युवा इन कोर्सों से निकलते हैं तो कहाँ कहाँ पर उनके लिए संभावनाएं नजर आती हैं? फिर जैसे अगर आप डेयरी व्यवसाय की बात करें तो जो दूध हमें प्राप्त होता है पशुओं से प्राप्त होता है, पशुओं की मांग के सापेक्ष आपूर्ति, फिर विशेष उत्पाद विशेष वाले जो दूध है या मांस है या और भी कोई पशुधन उत्पाद है, उसके वैसे ही पशु की मांग के हिसाब से उसकी सप्लाई करने के लिए हम जो है उसमें युवाओं को नियोजित कर सकते। इसके अलावा जो हमारा उत्पाद है, जैसे दूध हुआ या दूध के उत्पाद हैं, चाहे वो मिठाई हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे खोआ हो, चाहे स्किम मिल्क हो, उन सब की विपणन, उत्पादन, मांग और कोऑर्डिनेशन, इनका जो विपणन है, इन सब क्षेत्रों में भी युवाओं को योजित किया जा सकता है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर साहब दी कि किस तरह से तरह तरह की संभावनाएं युवाओं के लिए हैं डेयरी उद्योग में। लेकिन अगर कोई युवा स्वयं डॉक्टर साहब इस डेयरी उद्योग को लगाना चाहें तो क्या सलाह आप देंगे? डेयरी व्यवसाय एक तो श्रम से चलने वाला व्यवसाय है, हालांकि बहुत हद तक इसमें यंत्रीकरण भी हो चुका है, लेकिन श्रम की महत्ता अभी भी है। जी, जी। तो बेसिकली हमको सबसे पहले श्रम वाले एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास उस उद्योग के लिए अपेक्षित पूंजी हमारे पास है कि नहीं है। उस पूंजी के अतिरिक्त हमें स्थान देखना पड़ेगा जहां हम डेयरी संचालित करना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त हमारे पास आवासन और जो चारा इत्यादि के लिए ज़मीन की आवश्यकता है वो है या नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो उत्पाद हम तैयार करेंगे, चाहे हम पशु के रूप में हमारा उत्पाद होगा या पशु के जो पशुधन से प्राप्त होने वाले दूध इत्यादि उत्पाद होंगे, उनके लिए हमारे पास बाज़ार उपलब्ध है कि नहीं। बाज़ार अगर उपलब्ध है तो हम बाज़ार के लिए जिस उत्पाद को ले जा रहे हैं, जिस रूप में ले जा रहे हैं, उस रूप में कितनी मांग है उसकी, उसको कैसे संग्रहित करेंगे, उसके लिए अपेक्षित जो मशीनें हैं, जैसे दूध बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो दूध को संग्रह करने के लिए या दूध का यातायात करने के लिए हमें उसको बल्क कूलिंग करनी पड़ती है, उसका प्रशीतन करना पड़ता है। तो प्रशीतक हमारे पास है या नहीं है। प्रशीतन के बाद में उस दूध की पैकेजिंग करनी पड़ती है, पैकेट्स में हम उसको पैक करके जो अंतिम हमारा उपभोक्ता है उसके यहाँ तक भेजते हैं, तो उसमें सप्लाई चेन पूरी काम आती है। तो वो व्यवस्था हमारे पास है कि नहीं है, कि मतलब जो हमारा फार्म है, प्रक्षेत्र है, जहाँ पे हमने अपना दूध पैदा किया, उसके बाद अंतिम जो उपभोक्ता है वहाँ तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हमारे पास हैं कि नहीं, ये देखना पड़ता है। और उसके बाद ये भी देखना पड़ता है, जैसे आपने डेयरी व्यवसाय शुरू किया तो सबसे पहले तो निवेश आपने कर ही दिया, लेकिन उस निवेश के बाद उसकी रनिंग कॉस्ट भी चाहिए।
अनुवर्ती खर्चे होते हैं, जैसे चारा है, दाना है, नया पशु है, बीमारी है, इन सब के लिए भी हमें धन की व्यवस्था रखनी जी। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो दुधारू पशु हैं, अच्छी नस्लों के जो पशु हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम कितनी लागत में इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है? ये जो प्रश्न है ये स्थान विशेष से, समय विशेष पे और परिस्थिति विशेष के अनुसार बदलता रहता है। जी। पशु की कीमत भी घटती बढ़ती रहती है। बिल्कुल। फिर आप देखो कुछ ऐसे कारक हो जाते हैं जिनको हम पहले से जिनका अनुमान नहीं लगा पाते। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत एक बीमारी आई, लंपी वायरस डिजीज आई, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उससे बाजार में अचानक पशुधन उत्पादों पे बहुत उछाल भी आया। तो ये सब जो बाजार के फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस हैं, ये गवर्न करते हैं किसी भी इंटरप्राइज की इकोनॉमी को। जी डॉक्टर साहब, वैसे किसी भी व्यवसाय में हम आते हैं तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या डेयरी उद्योग में भी ये हमें पहले करना होगा? प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और जैसे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो डेयरी का प्रशिक्षण लेके हम व्यावसायिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हुए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की नस्लें हमें अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं कि लागत हमारी कम हो और अच्छा दुग्ध उत्पादन हमें प्राप्त हो? बहुत मौलिक सिद्धांत ये है कि हमें कम लागत में ज़्यादा दूध देने वाला पशु चाहिए। आमतौर पे जो हमारा परिवेश है उसमें रोग मुक्त जीवन यापन करके जो आसानी से दुग्ध उत्पादन कर सके, ऐसे पशु की नस्ल हमारे लिए कामयाब रहती है। तो आप अगर पशुधन इसकी दूध की बात करें तो दुधारू नस्लें हैं, जैसे भैंस की मुर्रा नस्ल है, या हमारे यहाँ साहिवाल नस्ल है गाय की, जी है ना, या थारपारकर है, या जैसे ड्राफ्ट ब्रीड्स में अमृत महल है, या ये इन दिनों बहुत चला है कंकरेज नस्ल की गाय काफ़ी चल रही है। गिर नस्ल की गाय जो है वो बहुत पॉपुलर है। ये सब स्थानीय जो हमारे देश की देशज। इसके अलावा अब जैसे ज़्यादा दूध की मात्रा वाले पशु देखें तो हमारे संकर पशु हैं, या विदेशी नस्ल के जैसे होस्टीन फ्रीजियन गाय है, जर्सी गाय है। इस तरह के पशु जो हैं ज़्यादा उत्पादन वाले पशु हैं। लेकिन आजकल मांग औषधीय गुणों वाले दूध की भी ज़्यादा है। A1 और A2 मिल्क के विपणन हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमारी जो बद्री नस्ल की गाय है, पर्वतीय गाय, उसका घी तो 4,000 रुपए से भी ज़्यादा 1 किलो। गुणवत्ता पे आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित रूप से गुणवत्ता पे ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारी स्थानीय परिवेश है, जैसे पर्वत का परिवेश है, जहाँ पे बिना किसी रसायन का चारा उपलब्ध है, बिल्कुल, उससे हम ऑर्गेनिक दूध पैदा कर रहे हैं, मतलब बिना किसी केमिकल का दूध पैदा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी। ऐसे दूध की मांग है। जैसे कि दुग्ध उत्पादन की तो मांग है ही, साथ ही गौमूत्र या जैसे गोबर है, तो इससे भी खाद के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से। आहार के बारे में भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा जानेंगे आपसे, क्योंकि शुरुआत में अगर हम किसी भी उद्योग में जाते हैं, अब डेयरी की बात करें तो शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा सा रहेगा कि किस तरह का आहार दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त रहेगा। जब भी कोई किसी भी पशु को हम पालते हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उसके आहार की। उसके लिए हम संतुलित और पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध कराएंगे। उसमें जैसे आमतौर पे 2 पक्ष होते हैं। एक तो पेट भरने के लिए हमें आहार देना पड़ता है, तो उसके लिए ड्राई मैटर की सफिशिएंट क्वांटिटी देनी पड़ती है। उसके साथ ही हरा चारा देना पड़ता है। हरा चारा और सूखे चारे का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, दोनों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है। साथ ही जिस तरह की उसकी शरीर की मांग है और उसके उत्पादन की जो स्थिति है, उसकी जो मांग है, उसके हिसाब से हमें उस पशु विशेष के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कई हमारे युवा साथी ऐसे भी हैं जो डेयरी व्यवसाय में अभी जुड़े हैं, जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं। तो जैसे इस समय कई सारे रोगों की बात करें या कई सारी बीमारियों की जैसे पशुओं को प्रभावित करते हैं, तो इस समय टीकाकरण के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से टीकाकरण का इस समय खुरपका मुहपका का अभियान पूरे प्रांत में चल रहा है। और जिन क्षेत्रों में लंपी वायरस डिजीज़ का प्रकोप देखा गया है, वहाँ स्वस्थ पशुओं के लिए लंपी वायरस डिजीज़ का भी वैक्सीन लग रहा है।
अच्छा बकरियों वगैरह में इन दिनों हमारा PPR का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। अच्छा तो इस समय हमारे जो भी पशुपालक हैं उनको वैक्सीनेशन अपने पशुओं को कराना चाहिए, क्योंकि पशुओं को इन रोगों से, इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी रोग का जो हम रोकथाम अगर कर लें तो वो नियंत्रण से ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि रोग कोई भी आए वो कोई ना कोई नुकसान दे के जाता है। तो वो अगर आए ही ना, ऐसे उपाय अगर आप कर लेंगे तो उसमें क्षति न्यूनतम रहेगी। जी तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे पशुपालक साथियों से, जो हमारे युवा साथी डेयरी उद्योग से जुड़े हैं, क्या सलाह आप उनको देना चाहें? अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें गाय को माँ का रूप दिया गया है और वो वास्तव में माँ जैसी ही है। पुराणों में कामधेनु कहा गया है। जी जी जी। तो हमारे जो युवा हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की जो लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होगा उसका माध्यम हमारी गाय बन सकती है। इसलिए डेयरी व्यवसाय उनके लिए सब तरह से लाभकारी ही होगा। और यदि कोई दिक्कत आती, कोई अड़चन आती है तो हमारे पूरी राज्य में हमारे विभाग की संस्थाएं मौजूद हैं। वो उन पे प्रशिक्षित पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों इत्यादि की सेवाएं लेके अपनी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। लोन वगैरह भी हमारे जो डेयरी लगाना चाहते हैं उनको मिल जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन संचालित कर रखा है केंद्र सरकार ने। उसमें राज्य है उसने अपना अलग से जो है उसी पैटर्न पे अपना जो राज्य पशुधन मिशन भी घोषित किया है। तो इस तरह से निश्चित रूप से आर्थिकी सहायता के लिए ऋण इत्यादि उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नाबार्ड से हमारे यहाँ कई बड़ी प्रोजेक्ट को भी ऋण दिया जा सकता है। जी तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब हमारे युवा साथी इस महत्वपूर्ण बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और ये बातचीत उनके लिए लाभदायक भी साबित होगी। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी पशुपालक साथियों तक पहुंचाई। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।